दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शनिचर के रोज नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ और यह हमला इतना भयंकर हुआ, इतना भयानक हमला हुआ कि इस हमले की नौइयत को देखकर आप समझ सकते हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू ने अब न सिर्फ इजराइल को खतरे में डाल दिया बल्कि खुद को तबाही का कगार पर खड़ा कर दिया है। और ये तबाही के कगार पर इन्होंने उसी दिन खड़ा कर दिया जब इन्होंने इस्माइल हानिया का कत्ल किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस गाजा में जिस हमास के लीडरों के साथ इनको मिलकर बैठकर बातचीत करनी है, जिनके साथ समझौता करके अपने बंधकों को छुड़ाना है, अगर ये उन्हीं की हत्या करते चले जाएंगे तो इनके लिए आखिर क्या बचेगा। तब से लेकर अब तक ये लगातार ईरान के खौफ से, हिजबुल्लाह के खौफ से, हमास के खौफ से, या फिर यूं कहें कि जो ईरान ने हमला किया था और बदले की कसम खाई थी, उसके बाद से लेकर अब तक लगातार ये जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे बने खुफिया बंकर में अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त इजराइल में केसरिया इलाके में मौजूद इनका जो अपना मकान था, उस मकान में खुद नेतन्याहू वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए बाल बाल बच गए। वरना पूरा परिवार, बीवी बच्चा सब, या फिर यूं कहें कि पूरा खानदान निपट चुका होता। शनिचर के रोज आखिरी दिन होता, कमला हैरिस रो रही होती, बाइडन बिलख रहे होते, गुस्से में आंसू बहा रहे होते, और डोनाल्ड ट्रंप चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते कि हाय मेरे प्यारे लाल को आखिर कौन से दुश्मन ने मार दिया। लेकिन हिजबुल्लाह, हमास, हूती या फिर इजराइल बार बार इनको अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो, हम जब चाहे तब तुम्हारा काम तमाम कर सकते हैं, जब चाहे तब तुमको मार सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तक इन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के लीडरों को अगर जिस तरह से कत्ल किया, उसके पीछे आप सबसे बड़ी रणनीति देखिए। आम लोगों को मारना शुरू किया, आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं, जो खुद हमास के लीडर नहीं है, ना उनका हमास से कोई ताल्लुक है, लेकिन आम शहरियों को मारना, चाहे वो मामला गाजा में हो, चाहे वो लेबनान के बैरूत में हो, अभी भी लगातार आम लोगों को मारा जा रहा है। हजारों के हजारों, 42,000 से ज्यादा गाजा में लोग मारे जा चुके हैं, 2,000 से ज्यादा लेबनान में लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल थम नहीं रहा, जबकि हिजबुल्लाह अपनी ताकत का एहसास बार बार करा रहा है। वो चाहे तो 2,000-3,000 रॉकेट एक दिन में छोड़ सकता है, वो चाहे तो कम से कम 1,000 मिसाइलें तो रोज दाग करके 30 दिन में इजराइल को बिल्कुल नामो निशान मिटा सकता है। लेकिन उसे मालूम है कि उसके बाद इतिहास कभी भी हिजबुल्लाह को, हमास को, गाजा को, लेबनान को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि लाखों के लाखों बेगुनाह इजरायली मारे जाएंगे और इस जंग का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पूरी दुनिया के वो लोग जो अभी भी दबी जबान इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुलकर इजराइल का साथ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए ये जंग बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह और हमास नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें, सबसे अहम चीज़ों पर जिनकी बात किए बगैर एपिसोड अधूरा है, आप ये गौर करिए। नेतन्याहू के केसरिया पर जिस वक्त हमला होता है, उस वक्त ड्रोन से अटैक होता है, और उस ड्रोन को रोकने की औकात इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं होती है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में हाल ही में थाड नाम का बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम ला करके वहां पर रखा है, जो 1,000 से लेकर 3,000 किलोमीटर दूर तक वो किसी भी हमलावर मिसाइल को रोक सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। लेकिन जब बगल से यानी लेबनान से दागा हुआ एक भारी भरकम ड्रोन, उसको इजराइल नहीं रोक पा रहा, ना इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पा रहा, आयरन डोम रोक पा रहा है, ना अमेरिका का दिया हुआ हाल ही में जो थाड है, जिसके साथ जो है 100 मिलिट्री पर्सन जिसको चलाने के लिए इजराइल में तैनात किया है अमेरिका ने, उसने भी हिजबुल्लाह के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया और ना ही उसे मारने में कोई कामयाब रहे। कहा यह भी जा रहा है कि 3-3 ड्रोन उसने दागे और हमने 2 ड्रोन को मार दिया, 1 ड्रोन जाकर के निशाने पर लगा। पर सवाल ये है कि तीसरा ड्रोन आपने क्यों नहीं मारा? क्या 2 ड्रोन जो है वो आपको गुमराह करने के लिए दागा गया था?
या 2 ड्रोन का बहाना आप खुद बना रहे हैं, उसने एक ही ड्रोन दागा हो और आपके ऊपर भारी भरकम निशाना बना दिया हो। इस हमले के बाद नेतन्याहू बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। डर कहें या उनके भीतर का खौफ कहें, ये खौफ अब जग जाहिर हो रहा है। नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने प्रॉक्सी के जरिए उनको निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, ये गलत किया गया। भाई आप कुछ भी कह लें, आप भी तो हमास के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर हज़ारों के हज़ारों लोगों को मार दिया है आपने। आप कौन से स्पेशल हैं? आप भी उसी हार्ड मांस के बने हुए हैं, आप भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं, आप भी उसी इलाके में रह रहे हैं जिस इलाके में हिजबुल्लाह रह रहा है, हमास रह रहा है। वो तो उनकी सरजमीन है जिस पर आपने कब्जा करके देश बनाया हुआ है। लड़ने को तो लड़ेगा ही, वो नहीं लड़ेगा उसकी जगह पे कोई और होगा, वो भी लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेंगे। तो वो अगर आप पर सीधा निशाना साध रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर हमला कर रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपने मिसाइल के जरिए, अपने ड्रोन के जरिए, अपने हथियारों के जरिए अगर सीधे नेतन्याहू के घर पर हमला कर सकते हैं तो इजराइल का आम इजरायली कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नेतन्याहू के देश का एक एक यहूदी, एक एक इजरायली बिल्कुल भी महफूज नहीं है। और यही दिखाने की वो कोशिश कर रहा है कि अभी तक तो आप हमारे ऊपर हमला करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हम अगर आपके सिविलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर दें, हम भी अपना इरादा बदल दें, हम भी इजराइल के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दें, तो आप हमारा क्या उखाड़ सकते हो? कुछ नहीं उखाड़ सकते। वही चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे और कहोगे कि हम इसका बदला लेंगे, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने अच्छा नहीं किया, हिजबुल्लाह ने अच्छा नहीं किया, हमास ने अच्छा नहीं किया। बदले में अब क्या कर लोगे? यही करोगे ना कि 2-4 जगह और ड्रोन से बम गिराओगे, फाइटर जेट के जरिए और एयर स्ट्राइक करोगे, 2-4 और रिफ्यूजी कैंप पर आप अटैक करोगे। यही करते आए हो आप 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, यही होता आया है गाजा के भीतर। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने सीधे नेतन्याहू को चैलेंज किया है, सीधे नेतन्याहू पर हमला किया है, तो ये बताने की ही कोशिश है कि अब नेतन्याहू भी बचने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल उनका भी कुछ न कुछ ऐसी खबर सुनने में आएगी जिसके बाद पूरा यूरोप बिलबिलाएगा, पूरा यूरोप, अमेरिका रोएगा, ब्रिटेन रोएगा, बिलख बिलख कर जर्मनी चिल्लाएगा, चीखेगा, क्योंकि उनका पाला हुआ गुंडा एक दिन इस सफ़े हस्ती से, रुए ज़मीन से साफ हो गया, कचरा साफ हो जाएगा। इस डर से और भी ज़्यादा इजराइल के भीतर खौफ का माहौल होने वाला है। और जो अमेरिका थार जैसा एक भारी भरकम हथियार भेजता है इजराइल को कि अब तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे, तुम्हारे ऊपर ईरान हमला करे, हिजबुल्लाह हमला करे, चाहे हूती हमला करे, चाहे कितना ही खतरनाक से खतरनाक कोई देश, कोई तीसरा चौथा देश अगर बहुत खतरनाक भारी भरकम मिसाइल दाग दे तुम्हारे ऊपर, तो हम तुम्हें एक खराश भी नहीं आने देंगे। लेकिन हाय, यहाँ तो केस उल्टा हो गया। यहाँ तो खुद इजराइल के ऊपर ही बम आकर गिर गया, इजराइल के ऊपर ही बारिश हो गई बमों की, इजराइल के ऊपर ही, या कहें नेतन्याहू के सिर पर आकर ड्रोन मंडरा रहा है, खतरे के तौर पर मलिकुल मौत खड़ा है। तो आखिर नेतन्याहू ने किससे पंगा ले लिया? क्या वो 70-80 के दशक का हमास से वो पंगा ले रहे थे, या 1946, 47, 45 के दौर के फ़लस्तीनियों से वो पंगा ले रहे हैं? वो आज के दौर के हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान से हमले का सामना कर रहे हैं, उनसे वो पंगा ले रहे हैं। और इनसे मुकाबला कर पाना फिलहाल अभी के वक्त में तो नामुमकिन है। और अगर गौर किया जाए तो ईरान ने इनको जिस तरह से नाको चने चबाया और उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह इन पर हमलावर है, जब से उसके नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हुई उसके बाद से लेकर वो कम ही हमले कर रहा है। लेकिन जितनी बार भी वो हमले कर रहा है, बड़ा अचूक हमला कर रहा है और उससे इजराइल को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरान ने इनको पहले ही चेता दिया था, समझा दिया था 1 अक्टूबर के दिन हमला करके कि आपका कोई भी इलाका, कोई भी एयरबेस, कोई भी कोना ईरान के निशाने से बच नहीं सकता, सब कुछ उसके निशाने पर है। ईरान ने जो है
नेवातिम एयरबेस को बिल्कुल तबाह कर दिया, बिल्कुल खंडहर में तब्दील कर दिया, और F-35 के दर्जनों विमान तबाह कर दिए अपने हमले में अक्टूबर के दिन, जिनके तस्वीरों को इजराइल ने जारी नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ वो जारी होने लगे। पता चलने लगा कि हाँ, बहुत भारी भरकम तबाही हुई है। ईरान ना सिर्फ दावा कर रहा था, बल्कि दावे के साथ इस बात को बार बार दोहरा रहा था कि हमने ये काम किया है और कर दिया है, ये नुकसान कर दिया है हमने। अभी भी इजराइल के भीतर जो भी नुकसान हो रहा है उसकी शोबाजी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, ना उसको दिखाया जा रहा खुल करके। लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि नेतन्याहू बहुत डरे हुए हैं, उनको खौफ है अपनी मौत का। और अब अमेरिका भी कह रहा है कि हाँ भाई, अब हमास से शांति हो जाएगी, अब सीज फायर हो जाएगा, बंधक छुड़ाए जाएंगे। इन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं नेतन्याहू ने कि हमारे बंधकों को छोड़ दो, हम हमास के नेताओं को सरेंडर करने का मौका देते हैं, आप आ जाओ, हम आपको गाज़ा से एक्सेस दे देंगे, दूसरे देश में जाने के लिए आपको मौका दे देंगे। लेकिन जिस हमास ने शुरू से लेकर आज तक सिर्फ जान गंवाए हैं, अपने लोगों को खोया है, उसे क्या अपनी जान की इतनी परवाह है कि वो अपना जान बचाने के लिए बंधकों को छोड़ देगा? या फिर वो नेतन्याहू के खौफ से उनकी पैंट गीली हो जाएगी, वो सरेंडर कर देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, नेवर। लेकिन नेतन्याहू के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान ने हमला किया, 180 और 200 के करीब मिसाइलें उसने दागी, तो नेतन्याहू जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके हाथ ऐसे 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 कांप रहे थे। ये खौफ है नेतन्याहू का। और बंकर में बैठकर, खुफिया बंकर में बैठकर अगर अपनी जान बचा ले रहे हैं तो तमाम इजराइल के लोग उस बंकर में नहीं आ जाएंगे। जिस तरह के हथियार अमेरिका से हासिल करके इजराइल ने बंकरों को तबाह करके हसन नसरुल्लाह को मार दिया, बड़े बड़े नेताओं को मार दिया, वही हथियार रूस के पास भी है। रूस तमाम ऐसे हथियारों को रखा हुआ है जो मुकाबला करने के लिए अमेरिका के पास है, और ठीक वैसे ही उससे ज़्यादा घातक हथियार रशिया के पास भी है। तो रशिया के साथ उसने अपने डिप्लोमेट रिलेशन अच्छे खासे बना रखे हैं। जिन देशों के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा है अमेरिका के खौफ से, उन देशों के साथ रूस के सहयोग से बाकायदा ईरान दोस्ती कर रहा है। नॉर्थ कोरिया से उसकी अच्छी रिलेशन है, ईरान से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, जो बुरे से बुरे मौके पर आकर खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। लेकिन इजराइल का साथ अगर अमेरिका छोड़ दे तो पूरी दुनिया में घूम कर रह जाएगा, कोई भी देश उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं रहेगा। यह है इजराइल की औकात, नेतन्याहू की हैसियत और तमाम ज़ायनिस्टों की ताकत, यही उसकी औकात है। नेतन्याहू को उनके दुश्मनों ने अपनी ताकत का अंदाज़ा इसी तरह से दिखा दिया कि देखो देखो हम तुम्हारे साथ क्या सलूक कर सकते हैं। उसका अंदाज़ा आप 13 अक्टूबर के दिन की हमले को लेकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतवार के दिन, उस दिन भी इतवार था, आज भी इतवार है, और इतवार 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने एक ऐसा ड्रोन अटैक किया जो इजराइल के एयर बेस पर जाकर गिरा, या फिर कहें मिलिट्री बेस पर जाकर गिरा। सेंट्रल इजराइल में, मध्य इजराइल में बाकायदा एक मिलिट्री अड्डा होता है इजराइल का, जहां सैनिक जो हैं रात के डिनर पार्टी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जब खाने के लिए अपने अपने टेबल पर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि हिजबुल्लाह का बहुत ख़तरनाक हमला उनके मिलिट्री बेस पर होता है, सैन्य अड्डे पर होता है। जिसके बाद तो फिर कोहराम मच जाता है। कोहराम मचने के बाद पता चलता है कि 60-70 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए, इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए कि 4 सैनिकों की मौत हो गई। बाकी भी सैनिक मरे हैं, लेकिन उसकी अपडेट इजरायली मीडिया ने जारी नहीं किया। सिर्फ गाहे मगाहे से घायल होने वालों की तादाद सुनने में आती रहती है। उसके बाद एक और हमला होता है जिसमें 29 इजरायली सेना के लोग मारे जाते हैं, और वो भी 2-3 दिन के बाद। ऐसे करते करते दर्जनों सैनिक रोजाना मारे जा रहे हैं। अगर मिडल ईस्ट की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो लगातार दर्जन दर्जन भर रोजाना इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। जब तक हिजबुल्लाह ने अपना मोर्चा नहीं खोला था तब तक
लगातार फ़लस्तीनी मारे जा रहे थे, लेकिन जब हिजबुल्लाह ने अपना मोर्चा खोल दिया तो लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। दर्जन के दर्जन भर सैनिक अगर रोज़ाना मारे जाते रहे तो आने वाले वक्त में इजराइल की सेना भाग खड़ी होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजराइल की सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहाँ भी खबर सुनने में मिलती रहती है, इजरायली सेना ने बगावत कर दिया, इजरायली सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया, इजरायली सैनिकों ने हथियार डाल दिया कि नहीं लड़ेंगे हम हिजबुल्लाह से, नहीं लड़ेंगे लेबनान में, नहीं जाएंगे लेबनान के भीतर, क्योंकि लेबनान के भीतर पैर रखते ही हिजबुल्लाह के लड़ाके इनको टारगेट कर रहे हैं और बहुत ही बुरी तरह से टारगेट कर रहे हैं। इनको जिंदा लौटने के तमाम गुंजाइशें ख़त्म हो जा रही हैं। वो बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, बहुत ख़तरनाक दर्दनाक मौत दे रहा है। तो सोचिए, वो इजराइली जो दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, वो शौकिया तौर पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इजराइल में लौट करके आते हैं और यहाँ उनको बसाया जाता है, लेकिन उनके पास दोहरी नागरिकता है। अगर उनको खतरा महसूस हो रहा है तो वो इजराइल छोड़ रहे हैं और हज़ारों के हज़ारों इजरायली घर छोड़ चुके हैं। नदर्न इजराइल का मामला हो चाहे सेंटर इजराइल का मामला हो, तमाम के तमाम इजरायली पूरा का पूरा इजराइल खाली करके चले जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर रहने से क्या फ़ायदा जहां दिन में कभी भी किसी भी वक्त सायरन बज सकता है। आपको 1 मिनट 1.5 मिनट या 90 सेकंड के भीतर बंकर में जाके छिपना रहता है, और अगर दुश्मन ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया, तो 1-1 मिनट गुजरने के साथ साथ वो मिसाइल कई देशों को पार करता हुआ इजराइलियों की तरफ बढ़ता चला आएगा। जब तक ये तैयारी करेंगे तब तक तो इनका घर मकान तबाह हो जाएगा या खुद ही हलाक हो जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में इजराइल के लोग आखिर वहाँ क्यों टिकें? मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है, संगठित हैं, लेकिन डरपोक भी तो हैं, और इस डरपोक को हिम्मत कहाँ से दिया जाए? खास तौर से जब इनका नेता खुद ही कांप रहा हो, पर्चे कांपते हुए पड़ रहा हो, उसके हाथ हिल रहे हों, तो ऐसे हाथ हिलाने वाले ऐसे डरपोक नेता से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो वही नेता है ना जो बीते 1 साल से इजराइलियों पर अटैक कर रहा है, इजराइल के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा है, उनको बुरी तरह से बेइज्जत कर रहा है, जेलों में डाल रहा है, शर्मसार कर रहा है। इजराइलियों के लिए उनका अपना ही नेता जब उनकी ही नज़र में किसी लायक का नहीं बचा, तो आखिर उससे उतनी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? गौर करने वाली बात यह है कि 1 अक्टूबर को जब ईरान ने हमला किया तो उस हमले का जवाब आज तक ये नहीं दे पाए। बहुत सुनने में आई, रोज़ाना न्यूज़ चैनलों के ज़रिए, गोदी मीडिया के ज़रिए, अलग अलग देशों में जो फैली हुई पश्चिमी मीडिया है, पश्चिम की भी अपनी गोदी मीडिया है, उस तमाम गोदी मीडिया ने ये शोर मचाना शुरू किया कि बस अब तो ख़त्म, अब खामेनेई का खात्मा हो जाएगा, ईरान तबाह हो जाएगा, उसके कई शहर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज तक इजराइल मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ये भी सुनने में आई कि साहब इजराइल तो मुंह ताकता रह गया, ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया उसने। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए हैं तो इतना समझ लीजिए कि फिर ईरान का कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान को रोकने के लिए आज से नहीं, दशकों पहले से, सद्दाम हुसैन के दौर से पहले से ये तैयारी होती चली आई। जब ईरानियन क्रांति हुई तब से लेकर अब तक यही होता है कि ईरान को किसी भी हाल में हथियारों से मजबूत नहीं होने देना है, क्योंकि इजराइल बार बार, हर बार, कई बार वो अपने बयानों में कह चुका है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो हमास, हूती, हिजबुल्लाह, कोई दूसरा देश नहीं है, कोई अरब देश नहीं है, बल्कि ईरान है। उसका सबसे पहला और आखिरी दुश्मन ही ईरान है, और ईरान को आगे बढ़ने से रोकना इनका बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा मकसद है। ईरान के कई वैज्ञानिकों को मार दिया गया, ईरान के कई ऑफिशियल्स को मार दिया गया। ईरान के IRGC जो कुद्स ब्रिगेड है, जो विदेशों में ऑपरेशन को डील करती है, जैसे कि ईरानियन आर्मी एक बहुत बड़ी सेना है, तो उसमें जो देश से बाहर किसी हमले को अंजाम देता है या किसी मामले को डील करता है तो वो कुछ ब्रिगेड के ज़रिए होता है, IRGC। तो IRGC के सीरिया में मौजूद जो
कॉन्सुलेट होता है, उसमें मौजूद जो IRGC के नेता होते हैं, IRGC के सोल्जर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं। सीरिया मौजूद दमिश्क में जो ईरान का कॉन्सुलेट है उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और फिर अप्रैल महीने में जो हमला उसने किया, ना तो उस हमले का जवाब दे पाया और ना ही 1 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब दे पाया, कुछ नहीं कर पाया। प्रॉक्सीज का यह हाल है कि हिजबुल्लाह इनको परेशान कर ही रहा है। इराक में मौजूद जो हथियारबंद संगठन है वो भी इनके नाक में दम किए हुए हैं। सीरिया में भी जो मौजूद जो संगठन है वो भी इनके नाक में दम किए हुए हैं। और सबसे खतरनाक हिजबुल्लाह और हमास के बाद अगर आप किसी को देखेंगे तो वो पाएंगे यमन के हूती। वो तो किसी भी वक्त जब देखो तब मुंह उठाए एक मिसाइल दाग देते हैं जो इजराइल में जाके गिर जाती है। अब आप ये भले कह दो कि नहीं नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ लेकिन हमने उस हमले को रोक लिया, एक खरोश नहीं आई, एक खराश नहीं आई, लेकिन आपकी बातें सुन कौन रहा है? ये तो आप अपने समर्थकों को समझाने के लिए कह रहे हैं। दुश्मन तो यही कर रहा है कि हमने तो बिगाड़ा बहुत कुछ है। हाँ, दुश्मन अगर आपके हुए नुकसान को ऑन कैमरा दिखाना शुरू कर दे, रिलीज करके शुरू कर दे, जिस तरह से हूती अमेरिका के ड्रोन्स को मार देते हैं, जहाज़ों को मार के गिरा देते हैं, ठीक उसी तरह अगर दुश्मन ने इनके नुकसान को दिखाना शुरू कर दिया तो ये कहाँ कहाँ मुँह छिपाते फिरेंगे, कहाँ कहाँ उन चीज़ों को झुटलाना शुरू करेंगे जो चीज़ इनके साथ हो रही है। अभी तो सब कुछ पर्दे की आड़ में बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन के साथ मिलकर के अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका ढोंग कर रहा है कि हम सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं, इजराइल ही नहीं मान रहा। भाई हथियार देना बंद कर दो, हथियार देना बंद कर दो, तुरंत ही इजराइल मान जाएगा। क्यों नहीं मानेगा? उसकी इतने औकात है। आपका पाला हुआ बच्चा है, जब तक आप उसको पिलाने के लिए उसके मुंह में जब तक बोतल आप नहीं देंगे तब तक तो बच्चा रोता ही रहेगा। आप उसको दूध दे रहे हो, आप उसका पेट भर रहे हो, तो वो शांत होकर के सबके ऊपर हमले कर रहा है, नरसंहार कर, जेनोसाइड कर रहा है। हथियार देना बंद कर दो, उसकी खुराक पानी ऐसे ही बंद हो जाएगी। नशा सारा का सारा एक ही दिन में ढीला हो जाएगा। अब यहिया सिनवार नहीं रहे तो इजराइल कह रहा है कि हमास को अब बात मान लेना चाहिए, शांति पर समझौता करना चाहिए और इजराइल के बंधकों को छोड़ देना चाहिए। पर ना यहिया सिनवार कोई पहले नेता है, आखिरी नेता हैं मरने वाले, ना इस्माइल हानिया थे और ना इनसे पहले जितने लोग हमास के हलाक किए गए, मारे गए, चाहे हिजबुल्लाह के हो, चाहे हूथीस के हो, चाहे हमास के हों। इनके पास तो पूरा एक चैनल बना हुआ है। उस चैनल को आप कैसे तोड़ेंगे? एक जाएगा दूसरा वहाँ आएगा, और जो दूसरा आएगा वो पहले वाले से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। इस्माइल हानिया सीधा साधा आदमी देखने में लग रहा था, उसको बहुत आसानी से कत्ल कर दिया गया पर्दे के पीछे। और यहिया सिनवार आपसे लड़ते हुए मारा गया, आपको तो पता भी नहीं था कि वो यहिया सिनवार है। उसकी उंगलियां काटी गई, उसके DNA के लिए रिपोर्ट भेजी गई, तब उस DNA रिपोर्ट से पता चला कि हाँ मरने वाला यहिया सिनवार है, वरना इनको तो मालूम भी नहीं था। उधर अमेरिका अपना भौकाल बनाने लगता है कि हाँ हमारे एजेंट जो हैं, हमारी जो जासूसी एजेंसी है उसने पहले इंफॉर्मेशन दिया था कि वहाँ पर हमास प्रमुख बैठा हुआ है, वहाँ मौजूद है, वहाँ छिपा हुआ है, उसको ख़त्म करना होगा। लेकिन साहब आपके जो फाइटर्स थे, यानी इजराइल के जो सैनिक थे, वो तो हमास का लड़ाका समझकर उससे लड़ रहे थे। उसके तो चेहरे पे नकाब बंधा हुआ था, उसका दायां हाथ जख्मी था, गोली लगी थी उस पर, फिर भी उसने बैठे बैठे सोफे से आपका मुकाबला किया, वहीं से छड़ी खींचकर आपके ड्रोन पे मारा। बाद में भले आपने उसको मार दिया, उस बिल्डिंग को, इमारत को आपने विस्फोट करके गिरा दिया, तोप से मार के गिरा दिया, लेकिन वो आपसे लड़ता हुआ मारा गया। और याद रखिए जब तक वो जिंदा था उसके पास जाने की आपकी हिम्मत न थी। गए होते तो 2-4 लोगों को वो निपटा चुका होता है, क्योंकि हाथ में हथियार लेकर के कोई जंगजू अगर मारा जाता है ना तो उसे इतनी आसानी से आप मारा हुआ नहीं कह सकते कि हमने बहुत आसानी से मार दिया। वो जो जंगजू है जिसने मारा, वो तो बाद में पता चला कि ये तो हमास का चीफ यहिया सिनवार है। लेकिन देखिए कि वो एक आम सिपाही की तरह वो लड़ता हुआ मारा गया, और जो मारे जाने की उसकी तस्वीर सामने आई, जिस तरीके से वो सोफे पर ठाठ से बैठा हुआ था
आपके हमले का, आपके आने की, आपकी आमद का इंतज़ार कर रहा था, वो ये बताता कि अगर आप ड्रोन ना भेजते, किसी सैनिक को भेजते, तो वो सैनिक उसके सामने उसकी बंदूक का निवाला हो जाते, उसकी राइफल का निवाला हो जाते और वो आप लोगों को मार गिराता। यहया सिनवार अकेला। और याद रखिए, यहया सिनवार अकेला था, उसके साथ मौजूद साथी नहीं थे। यानी उसने अपने साथियों को हटा दिया तो वो अकेला ही आपसे लड़ रहा था। आप तो कह रहे थे कि हमने तमाम सुरंगों में हमास के लड़ाकों को मार दिया, तो ये ऊपर कौन टहल रहे थे जो आपको निशाना बनाने लगे? खैर, मारने को तो मार दिया, लेकिन यहाँ सवाल तो यही है कि यहया सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो, चाहे कोई भी हो, इनके साथ आपकी डील हो रही थी, बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशन हो रहा था, और यही लोग तय कर रहे थे कि हाँ, क्या शरायत होगी, कैसे बंधकों को छोड़ना है। लेकिन अगर आप इन्हीं लोगों से समझौता जिनसे आप कर रहे हैं, आप इन्हीं की हत्या करने लगेंगे, तो ये आपके बंधकों को कितने दिनों तक अपने सर का ताज बना के रखेंगे? कभी न कभी आपके तमाम बंधकों को मार देंगे। बदले में आप पूरे गजा को मार दीजिए, गजा वाले तो मारे ही जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। अगर आप एक ही झटके में एटम बम छोड़कर मार दें तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर एक भी फलस्तीनी जिंदा रहेगा तो आगे चल के वो यहया सिनवार ही बनेगा। यहया सिनवार को एक दिन में तो बना नहीं, 22 साल आपकी जेल में रहा, वो बेकसूर बेगुनाह, आपने उसको फंसाए रखा। लेकिन जब वहां से वो छूटा तो एक घायल शेर बन गया। इस्माइल हानिया तो भोले भाले इसके सामने नजर आ रहे थे, ये तो खुद अल कब्साम ब्रिगेड का ही एक सोल्जर निकला, एक हमास का लड़ाकू, लड़ाके को ही इस्माइल हानिया के जगह पे बैठा दिया गया, इसे आप यहया सिनवार कह रहे हैं। तो ये लड़ाका था, ये पॉलिटिशियन नहीं था, ये लड़ाका था। और जब किसी लड़ाके को आप मिलिट्री जनरल बना दे, चीफ बना दें, तो किसी की नहीं सुनता वो, ना अमेरिका की सुनेगा, ना ब्रिटेन फ्रांस की सुनेगा, वो करेगा तो अपनी वाली करेगा। और अब तक उसने जो कर दिया वो नेतन्याहू के सीने पर जख्म हो गया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहया सिनवार के मारे जाने के बाद अमेरिका भी शांति की बात अब कर रहा है, ब्रिटेन भी शांति की बात कर रहा है, जर्मनी भी फ्रांस की शांति की बात कर रहा है, इटली भी शांति की बात कर रहा है। सब चारों तरफ से मिलकर शांति शांति कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनको अंदाजा था कि जिस तरह से ईरान हमलावर है, जिस तरह से हिजबुल्लाह हमलावर है, जिस तरह से हमास हमलावर है, किसी न किसी एक पर्सन को मार करके, बड़े चेहरे को मार करके ही शांति की खुद से बात की जाएगी। अब तक इजराइल शांति की बात नहीं कर रहा था, अब इजराइल खुद ही शांति की बात कर रहा है, क्योंकि जान हलक पर आ गई है। अब गला नेतन्याहू का फंस चुका है, इसलिए अब शांति की बात हो रही है, शांति की पहल हो रही है। हो सकता है शांति की बातें करना भी शुरू कर दे, लेकिन जो दुश्मन है, जो असली दुश्मन है, वो तो जिंदा ही है, अभी भी जिंदा है, और उसका नाम है हमास, उसका नाम है हिजबुल्लाह, जो आपको लेबनान के बॉर्डर में घुसने नहीं दे रहा है, इजरायली आर्मी को इन्विजन नहीं करने दे रहा है, और इन्विजन ना करने की वजह से, दाखिल ना होने की वजह से उनका ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनके सैकड़ों सैनिकों को वो मार चुका है, मरकावा टैंक को उड़ा चुका है। हालत यह है नेतन्याहू के बदसलूकी की कि नेतन्याहू ने लेबनान में मौजूद यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना है उसके ऊपर वो हमला करता है, यूनिफिल पर हमला करता है। उसमें 2 जवान घायल होते हैं, जख्मी होते हैं, कई बार बार हमला करता है। वो कहता है कि ये लोग इस क्षेत्र से निकल जाएं, यूएन से कहता है कि आप अपनी सेना को हटा लीजिए। लेकिन इस घटना ने पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते भी खराब किए। इटली जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, स्पेन जैसा देश इजराइल के बिल्कुल खिलाफ हो गए। वो कहने लगे ये क्या कर रहा है इजराइल, क्योंकि भाई इन्हीं देशों के तो उसमें सोल्जर्स हैं, कोई फलस्तीनी तो उसमें है नहीं, कोई ईरानी तो उसमें है नहीं, वहां तो 80 देशों के सैनिक उसमें मौजूद हैं, अलग अलग देशों के। जो घायल हुए वो श्रीलंका के सैनिक थे जो इजरायली हमले में घायल हुए। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर तो नेतन्याहू के ऊपर पड़ना लाजमी है। और कहां कहां तक आप बचते जाओगे, कौन सी कहानी, कौन सा दास्तान आप उनको सुनाते जाओगे? कोई कहानी, कोई दास्तान आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा है
कि आप यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमला कर दो। फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेतन्याहू को सोचना चाहिए, नेतन्याहू उस यूनाइटेड नेशन पर हमला कर रहे हैं जिस पर इनको सम्मान करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने ही इनको बसाया है वहाँ ले जा करके, और यूनाइटेड नेशन ने जिनको बसाया आप उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब इजराइल बहुत पहले से तो खुद के आके बसा नहीं। जो फ़लस्तीन में मौजूद यहूदी हैं वो तमाम के तमाम यहूदियों कबीले थोड़ी ना थे वहाँ पे, बहुत चंद लोग थे। और जितने भी ज़्यादातर लोग थे उस पूरी आबादी को वहाँ से मार पीट कर रोमन्स ने भगा दिया था। अलग अलग सल्तनतों के लोगों ने भगा रखा था इलाके से निकल करके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको रब की तरफ से अजाब का सामना करना पड़ा। कुरान करीम में मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम पर इन लोगों ने कैसे नहीं एतबार किया वो भी मौजूद है। किस तरीके से जिन लोगों ने बुत परस्ती शुरू की उनको नस्ल कशी का हुक्म सुनाया गया कि पूरे नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए। 40 साल तक जो है रेगिस्तानों भटकने का हुक्म सुनाया गया। 40 साल तक ये रेगिस्तानों भटकते रहे। बड़ी बुज़दिल कौम के तौर पर ये जाने थे, लेकिन वो तो मुसलमानों की देन थी। मुसलमानों ने इनको ला करके बसाना शुरू किया, इनसे दोस्ती करनी शुरू की, इनको अपना पैगंबरी भाई घोषित किया, इनके साथ रिश्ते कायम रखे। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में यही होता है कि रोमन्स ने इनको मारपीट कर भगाना शुरू कर दिया। ये भी इतिहास ने देखा। मुसलमानों से इनकी कौन सी दुश्मनी है। आज भी अरब हो, अरब का पूरा रीजन उठा लीजिए, चाहे सऊदी अरब हो चाहे अरब का कोई भी देश हो आज के दौर में मौजूद, कहाँ नहीं वहाँ भी यहूदी हैं। वो ख़ानदानी यहूदी, आज के नहीं सैकड़ों सालों से कोई नागरिकता लेकर के वहाँ बसने वाले यहूदी नहीं है। सैकड़ों सालों से ईसाई और यहूदी अरब की उसी सरजमीन का हिस्सा हैं, जो अरबों के जैसा खाते हैं पीते, क्योंकि ये अरबी यहूदी हैं, ये ख़ानदानी अरब हैं। लेकिन इजराइल का यहूदी अलग है। इजराइल के यहूदी का खान पान, कल्चर, बातचीत का लहजा, तरीका सब आप अलग पाएंगे। वो अरब वाले यहूदी हैं, वो तो अरबी बोलने वाले यहूदी हैं, ये तो हिब्रू बोलने वाले हैं। और इन लोगों ने जिस तरह से उत्पात मचाया है, इसका अंत आज नहीं तो कल होगा। दुनिया देख रही है। ये ज़ायोनी है, और ज़ायोनियों में ये मिक्स कल्चर है। आप इनको गारंटी के साथ यहूदी भी नहीं कह सकते, ये गोरी चमड़ी वाले लोग हैं। नेतन्याहू का क्या, वो तो झोला उठाकर पोलैंड भाग जाएगा। बाकी इजराइल को लोग भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, रोज़ाना भाग रहे हैं। लेकिन दुनिया को एक बड़ा संदेश जा रहा है कि ये इजराइल, ये नेतन्याहू उस यूनाइटेड नेशन पर हमला कर रहा है जिस यूनाइटेड नेशन ने इनको फ़लस्तीन में ला करके बसाया था, फ़लस्तीन के बड़े हिस्से पर इनको कब्ज़ा कराया था, इनको देश के तौर पर एक मान्यता दी। और आज उसी यूनाइटेड नेशन की शांति सेना पर ये हमला कर रहे हैं। हद हो गई। अगर आप गौर करें, इन्होंने हाल ही में यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस पर इन्होंने बैन लगा दिया है कि वो इजराइल में नहीं दाखिल हो सकते। तो आप सोचिए, ये नेतन्याहू पूरे इजराइल की कब्र खोद कर मानेगा, पूरे इजराइल को तबाह करके मानेगा। और वो दिन आ रहा है जब इजराइल की बर्बादी का खाई खोद रहा है, और जल्द ही इसका एक बड़ा अंजाम आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा चूँकि डिस्कस था, कई इश्यूज़ पे मुझे आप लोगों को अपडेट देनी थी, इसलिए मैंने बताया छोटा सा ब्रेकिंग टाइप का, क्योंकि मैं नहीं दे पाता हूँ। और बड़े मौजू पर ही डिस्कस करना होता तो अक्सर मैं ही आता हूँ, वरना फीमेल एंकर हर्षिता मिश्रा ही आती हैं। अब तक आप वही उन्हीं को देखते रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा मौजू होता तो मुझे ही आना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, उम्मीद करता हूँ वो जल्दी आएंगी और आप सब लोगों से मुखातिब होंगी, और शम्स तबरेज़ की कलम से आप हर्षिता मिश्रा को सुनते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।